हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। और आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक्स होगा करेंट डेंसिटी। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दो और छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जो होगा रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे करेंट डेंसिटी की तरफ। तो देखते हैं कि यह करेंट डेंसिटी होती क्या है। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा यारों, दिल थाम के बैठना, एक्शन भी है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी, इसे हम लोग वेक्टर जे से डिनोट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है करेंट डेंसिटी है क्या। हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं यह एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का यह जो पार्ट है जिसे क्रॉस सेक्शनल पार्ट कहते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। और सपोज कर लेते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो यहां देख रहे हैं कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई करंट फ्लो कर रहा है। तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो करेगा, आई अपॉन ए। तो अगर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई अपॉन ए करंट फ्लो होगा। यह जो आई अपॉन ए है, इसी को हम लोग कहते हैं करेंट डेंसिटी। मतलब कह सकते हैं किसी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो करेगा वह करेंट डेंसिटी होगा। ठीक। करेंट स्केलर है लेकिन करेंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर करेंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो करेंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो करेंट फ्लो का डायरेक्शन होता है। मींस जिस डायरेक्शन में करेंट फ्लो करेगा वही डायरेक्शन होगा करेंट डेंसिटी का। साथ साथ हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि करेंट का अनदर डिफिनेशन क्या हो सकता है। एक डिफिनेशन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक डिफिनेशन आज भी देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले करेंट डेंसिटी है क्या। इसे लिख सकते हैं हम लोग द अमाउंट ऑफ current flowing per unit cross sectional area of a conductor is called current density. The amount of current flowing per unit cross sectional area of a conductor is called current density. तो हम लोग लिख सकते हैं current density equals current upon area of क्रॉस सेक्शन।
तो करेंट डेंसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा, करेंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर दो सिचुएशन आ रहा है। फर्स्ट सिचुएशन, इफ current I and area vector have same डायरेक्शन। अगर ऐसा हो कि करेंट और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जैसे यहां पर देखते हैं हम लोग, यह एक कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई। हम लोग जानते हैं ऐसे है इसका सरफेस, ठीक। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इस सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, तो यह हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक। तो यह एरिया वेक्टर हो गया। ऐसी सिचुएशन में J इक्वल्स होगा I अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। अब यहां मॉडुलस क्यों, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि स्केलर को वेक्टर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, रॉन्ग हो जाएगा लिखना, इसीलिए हम लोग इसे मॉडुलस में रख देंगे। तो J इक्वल्स हो जाएगा I अपॉन ए। तो यहां पर J इक्वल्स I अपॉन ए इसलिए आया क्योंकि यहां पर यह जो एरिया वेक्टर है जो इस सरफेस का ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और यह जो करंट है कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए J इक्वल्स हम लोग लिखते हैं J I अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अब इसका दूसरा सिचुएशन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। If current I and area vector A have don't have the same डायरेक्शन। अगर ऐसा हो कि करंट I और एरिया वेक्टर A का डायरेक्शन सेम नहीं हो, जैसा हम लोग यहां पर देख सकते हैं, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, बट यहां पर सरफेस ऐसा है, तो सरफेस का अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो यह होगा एरिया वेक्टर। अब सपोज कर लेते हैं कि यह जो एरिया वेक्टर है करंट के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। कौन, तो यह जो एरिया वेक्टर है इस करंट के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब हम लोग इस एरिया वेक्टर का अगर करंट के फ्लो के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो यह होगा a cos थीटा। क्या होगा, a cos थीटा। तो यहां पर एरिया वेक्टर, यह जो करंट है इसके फ्लो के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हम लोग क्या करेंगे, तो इसका करंट के फ्लो के डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे जो a cos थीटा होगा, और तब यहां पर
करेंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा J इक्वल्स आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक, तो यहां क्या हुआ, तो यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और करंट के फ्लो का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसी कारण फॉर्मूला आ गया J इक्वल्स आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं आई इक्वल्स जे ए कॉस थीटा और इसे लिख सकते हैं आई इक्वल्स वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। तो करेंट का एक और डिफिनेशन हमें प्राप्त हो गया कि करेंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंट कहलाता है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 we can say that the dot product of current density and area vector is called करंट। तो हम लोग करंट का एक डिफिनेशन तो पहले पढ़ चुके हैं, एक डिफिनेशन हमें यहां भी प्राप्त हो गया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक, तो हम लोग करंट डेंसिटी का फॉर्मूला देख लिए कि क्या होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स और नोट करने हैं हम लोगों को। कौन कौन से पॉइंट्स? करेंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी having direction along the flow of current। तो यह जो करंट डेंसिटी है ना, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन होता है वह अलोंग द फ्लो ऑफ करंट होता है, अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। जैसे हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं और इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वह भी सेम ही होगा जो करंट के फ्लो का है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का भी होता है। अब इसका यूनिट और डायमेंशंस देख लेते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? तो J इक्वल्स है I अपॉन ए। अब A क्या है, I क्या है? सबसे पहले तो I है करेंट और A है एरिया। तो I इसका क्या होता है? एम्पियर, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लिया जाए। डायमेंशनल फॉर्मूला तो J इक्वल्स है I अपॉन ए। जब कभी भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं।
यह जो करंट है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट का हम लोग जानते हैं ए होता है, आई भी लिया जा सकता है, और एरिया का होता है L2। यह हो जाएगा ए एल इनवर्स, यह हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम लोग देख लिए कि करंट डेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर है। उसके बाद यह भी देख लिए कि उसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा जो एक वीवीआई टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़ चुके हैं, और यह भी पढ़े थे कि रेसिस्टिविटी मेनली टू फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वह फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और सेकेंड फैक्टर होता है टेम्परेचर। ठीक, अब जब हमारे पास कोई कंडक्टर दे दिया जाता है तो उसके मटेरियल का नेचर को चेंज करना तो हमारे बस की बात नहीं होती है एट वंस, उसी समय। लेकिन हाँ, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज जरूर किया जा सकता है। तो जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर उसका रेसिस्टिविटी कैसे चेंज होगा, यह हम लोगों को अभी पढ़ लेना है। तो देखा गया है, चाहे कोई भी कंडक्टर क्यों नहीं हो, हम यहां कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी कंडक्टर क्यों नहीं हो, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसका रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उसका रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज होगा। और देखा गया है कि कंडक्टर के केस में यह जो टेम्परेचर है, इसके बढ़ने से रेसिस्टिविटी जो बढ़ता है वह लीनियरली इंक्रीज करता है। मतलब जिस रेशियो में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उसी रेशियो में रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा। तो देख लेते हैं कि यह टेम्परेचर जो है, इस पर रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर का कैसे डिपेंड करता है। ठीक, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट resistivity of a conductor increases on increasing the temperature। द रिलेशन, या ऐसे भी कह सकते हो द वेरिएशन ऑफ resistivity with temperature is given as rho t equals rho naught 1 plus alpha t minus t naught। तो द वेरिएशन
ऑफ रेसिस्टिविटी, या यहां इन भी लिख सकते हो, द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी और इन रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर इज गिवन एज रो टी इक्वल्स रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। इस रिलेशन को हम लोग यहां डिराइव नहीं करेंगे, ऐसा रिलेशन हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में डिराइव कर चुके हैं हीट चैप्टर में, इसीलिए यहां हम लोग इसे डिराइव करने का प्रयास नहीं करेंगे और हमें यहां डिराइव करना भी नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक, इसे हमें याद रखना होगा। अब इसमें एक चीज जरूर क्वेश्चन आता है कि रो टी क्या है, रो नोट क्या है, अल्फा क्या है, टी क्या है, टी नोट क्या है। तो ठीक है, इसे देख लेते हैं। वेयर टी नोट है इनिशियल टेम्परेचर। ठीक, sometime it is taken room temperature while sometime it is taken आइस पॉइंट। यह जो टी नोट है इनिशियल टेम्परेचर है, कभी कभी यह रूम टेम्परेचर भी लिया जाता है और कभी कभी इसे आइस पॉइंट भी लेते हैं। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस हम लोगों के यहां रूम टेम्परेचर होता है, जबकि यह जो आइस पॉइंट है यह आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कभी कभी हम लोग इसका वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं और कभी कभी इसका वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो कभी 25 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं, कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट हो गया, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वह हो गया रूम टेम्परेचर। एवरेज हमारा जैसा यहाँ का क्या कह सकते हैं वेदर है, उसमें इतना टेम्परेचर रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें टी क्या है, रो नोट क्या है, रो टी क्या है। तो सब नोट कर लेते हैं हम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है कि रोटी इक्वल्स होता है रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, टी हो गया हमारा फाइनल टेम्परेचर और गिवन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं इसे, जबकि यह जो रो नोट है यह है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नोट, और यह जो रोटी है यह है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। तो रो नोट हो गया टी नोट टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी और रोटी हो गया टी टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी। एक और है टर्म जो है अल्फा। इस अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रेसिस्टिविटी। तो अल्फा को क्या कहते हैं हम लोग? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक, और इसका क्या यूनिट लेना है? इसका यूनिट हम लोग डिग्री पर सेल्सियस और पर केल्विन ले सकते हैं। तो यह जो अल्फा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, इसका यूनिट डिग्री पर सेल्सियस और पर केल्विन हम लोग ले सकते हैं। अब यह जो फॉर्मूला है इससे हम लोग अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक, यह भी क्वेश्चन आता है। इस फॉर्मूला को थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? तो रोटी इक्वल्स हो गया रो नोट 1 प्लस अल्फा, और टी माइनस टी नोट को हम लोग लिखेंगे डेल टी। तो इतना भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हमें अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला से रोटी मालूम रहेगा, रो नोट मालूम रहेगा, डेल टी मालूम रहेगा, तो अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। यह हो जाएगा रोटी इक्वल्स रो नोट प्लस रो नोट अल्फा डेल टी। इस रो नोट को हम लोग अगर एलएचएस में लाएंगे तो रो नोट अल्फा डेल टी, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स हो जाएगा रोटी माइनस रो नोट अपॉन रो नोट डेल टी। यह किसका वैल्यू हो गया? अल्फा का। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी को पढ़ने के बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। ठीक, सबसे पहले इसे अगर हम लोग नोट कर लिए हैं तो इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और वीवीआई टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और फिगर में देखते हैं कौन कौन सम्मिलित है। यह एक कंडक्टर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि इसमें चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और साथ साथ होता है पॉजिटिव आयंस भी। लेकिन पॉजिटिव आयंस चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं क्योंकि यह इमूवेबल आयन होता है, इमूवेबल, मूव नहीं कर सकता है। अब अगर हम लोग इसे किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यह मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, इधर मूव करता है। ठीक, ठीक है, मूव कर रहा है तो मूव करने देते हैं। जब यह मूव कर रहा होता है, ड्रिफ्ट हो रहा होता है, तब उसी समय इसका कॉलिजन हो जाता है कई बार इससे, इस पॉजिटिव आयन से, पॉजिटिव आयन से कॉलिजन हो जाता है, और उसी कॉलिजन के कारण इसके मूवमेंट अफेक्ट होता है। क्या होता है? अफेक्ट होता है, प्रभावित होती है। तो जब मूवमेंट प्रभावित होगा तो वही होगा रेसिस्टेंस का कारण। किसका कारण? रेसिस्टेंस का कारण।
मतलब कि जब ये इसमें रुकावट आएगा इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, तो करंट के फ्लो में भी अपोजिशन होगा, तो वही हो जाता है रेसिस्टेंस का कारण। अब होता क्या है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, तो इसका जो मूवमेंट है वह फास्ट हो जाता है, और मूवमेंट फास्ट होने के कारण कॉलिजन भी बहुत ज्यादा होने लगता है, और कॉलिजन ज्यादा होता है तो इसके फ्लो में रुकावट भी ज्यादा होती है, और फ्लो में रुकावट ज्यादा होगी तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो इसका मोशन जो होगा वह तेज हो जाएगा, और जब मोशन तेज हो जाएगा, मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, तो कॉलिजन जो पॉजिटिव आयन से इसका होता है वह कॉलिजन का नंबर भी बढ़ जाएगा, और कॉलिजन का नंबर बढ़ने के कारण क्या होगा, तो इसके फ्लो में रुकावट भी ज्यादा होगी, और फ्लो में जब रुकावट ज्यादा होगी, अपोजिशन ज्यादा होगी, तो इसका क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर गया, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर गया। तो देखा गया है कि कोई भी कंडक्टर क्यों नहीं हो, टेम्परेचर इंक्रीज होने से कॉलिजन ज्यादा होने लगता है, और कॉलिजन ज्यादा होने से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करने लगता है। तो देखते हैं कि कैसे इंक्रीज करता है। As temperature is increased, collision of free electrons becomes more frequent inside the conductor, which results in increase of रेसिस्टेंस। तो एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन का जो कॉलिजन होता है वह बढ़ जाता है, which results in increase of resistance। ठीक, इसके कारण हमें रिजल्ट में क्या प्राप्त होता है, तो रेसिस्टेंस का इंक्रीज हो जाना प्राप्त हो जाता है, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ठीक, कैसे इंक्रीज करता है, the variation in resistance with temperature is given as, the variation in resistance with temperature is given as RT equals R naught 1 plus alpha T minus T naught, और इसे लिख सकते हैं आर टी इक्वल्स आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल टी। अब इसमें जो टर्म्स आता है आर नोट, आर टी, अल्फा, डेल टी, यह सब क्या है,
तो उसे भी नोट कर लेते हैं। तो होयर टी नोट क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है, जो कितना ले सकते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी 25 भी ले लेते, कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस भी ले लेते हैं। और उसके बाद आता है टी, तो यह तो जानते ही हैं, फाइनल टेम्परेचर और गिवन टेम्परेचर है। नेक्स्ट अगर आर नोट की बात करें तो यह है रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नोट। आर टी की बात करें तो यह हो गया रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। अगर T माइनस टी नोट इक्वल्स डेल टी की बात करें तो इसे कह सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, तो यहां तक नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा अल्फा। अल्फा को वही जो पहले बोले थे, क्या बोले थे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स अल्फा के बारे में भी नोट करेंगे कि आखिर यह अल्फा स्केलर है कि वेक्टर है, यह किस बात पर डिपेंड करता है। साथ साथ इसका यूनिट तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। देखेंगे कि कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या क्या होता है। सम important points about अल्फा। अल्फा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, अल्फा इज स्केलर। अल्फा स्केलर होता है। नेक्स्ट, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यह जो अल्फा है यह मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा का वैल्यू भी अलग अलग हो जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स होने पर अल्फा का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। एल्यूमिनियम के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा, आयरन के लिए कुछ और होगा, सेमीकंडक्टर के लिए कुछ और होगा। इसका यूनिट डिग्री पर सेल्सियस और पर केल्विन ले सकते हैं। नंबर 5, फोर कंडक्टर्स, जिसमें जनरली क्या आता है? मेटल्स आता है। अल्फा इज पॉजिटिव। तो मेटल्स, हम लोग जानते हैं कि मेटल्स जो भी हैं वह कंडक्टर्स हैं।
तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, देयरफॉर क्या होता है, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस विल डिक्रीज, तो सॉरी इंक्रीज करेगा। तो होता क्या है कंडक्टर्स के लिए, और हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल्स है वह कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने से क्या होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक। दैट इज ऑन increasing the temperature resistance of a conductor increases linearly। तो क्या होता है, हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। कैसे? लीनियरली इंक्रीज करता है, लीनियरली। यहां देख लेते हैं हम लोग, यह टेम्परेचर है, यह रेसिस्टेंस है। हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो यहां जो ग्राफ होगा वह हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव। इसी कारण एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेसिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। दैट इज कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली, लीनियरली इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, फॉर semiconductors such as silicon and germanium। तो सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सेमीकंडक्टर्स है। तो इसके लिए क्या होता है, अल्फा इज नेगेटिव, देयरफॉर एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। समझ गए? याद रहेगा हम लोगों को कि सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा निगेटिव होता है, और निगेटिव होने के कारण क्या होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। अब उसके बाद हम लोग इंसुलेटर्स के लिए भी देख लेते हैं। अब 7th पॉइंट में, और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा इज नेगेटिव एंड नेग्लिजिबल, देयरफॉर resistance of insulator has no effect of temperature। तो इंसुलेटर के लिए क्या होता है, तो अल्फा निगेटिव और नेग्लिजिबल बहुत कम होता है। इसी कारण इंसुलेटर के रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो किस पर इफेक्ट होता है, कंडक्टर पर और सेमीकंडक्टर पर।
कंडक्टर के केस में क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेसिस्टेंस लिनियरली इंक्रीज कर जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा निगेटिव होता है, जब हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। और लेकिन ये इंसुलेटर जो है ना, यह बिल्कुल न्यूट्रल है, इसे टेम्परेचर से कोई मतलब है ही नहीं। और नहीं मतलब होने के कारण कारण क्या है, तो कारण यह है कि इसके लिए अल्फा निगेटिव और निग्लिजिबल होता है। इसी कारण टेम्परेचर कितना बढ़ाओ कितना घटाओ, उसका रेसिस्टेंस पर कोई इफेक्ट होने वाला है ही नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह भी एक VBI टॉपिक है। देखते हैं यह VBI टॉपिक क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो अब देख लेते हैं इस लिमिटेशंस को भी। सबसे पहले ओम्स लॉ होता क्या है, किसी को याद है कि सब भूल गए? अच्छा, किसी किसी को याद है। ओम्स लॉ होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट जो होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस एट कांस्टेंट टेम्परेचर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का। इसी कारण ओम्स लॉ का कहना है कि V और I के बीच जो ग्राफ होगा ना, वह ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक, तो ओम्स लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, या अप्लाइड वोल्टेज भी कह सकते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अब इसे ओम साहब का कहना है कि V और I के बीच का ग्राफ क्या होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। साथ साथ यह भी कहना है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, और हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट भी इंक्रीज करना चाहिए। पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होना ही चाहिए। साथ साथ अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो करंट भी जीरो होना चाहिए। तो जीरो करंट है, इसका मतलब है जीरो पोटेंशियल भी होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि क्या ओम्स लॉ हमारा नेचर का फंडामेंटल या यूनिवर्सल लॉ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जब ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर वहां हम लोग इसमें लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि इसमें कंडीशन लग गया, और कंडीशन जिस लॉ में लगता है वह यूनिवर्सल या फंडामेंटल लॉ नहीं होता। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ या फंडामेंटल लॉ उसे कहते हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं हो, वह किसी भी सिचुएशन में अप्लीकेबल हो। लेकिन यहां क्या है कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग इसे यूनिवर्सल लॉ कैसे कह सकते हैं? तो ओम्स लॉ हमारा नेचर का फंडामेंटल या यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यह केवल कुछ कंडीशन पर कुछ मटेरियल के कॉमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कंडीशन पर कुछ मटेरियल के कॉमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है ओम्स लॉ। नेक्स्ट, इस लॉ का कहना है कि दोनों के बीच का ग्राफ ऑलवेज लीनियर होना चाहिए।
लेकिन अगर हम डायोड की बात करें, ट्रांजिस्टर की बात करें, वैक्यूम ट्यूब की बात करें, तो वहां पर दोनों के बीच का ग्राफ जो है वह स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है। अब नहीं होता है, इसका मतलब है कि वहां ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, फेल कर जाता है। अगर और आगे बढ़ते हैं तो यह लॉ कहता है कि एक बात बतलाइए कि अगर करंट जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि मेजरेबल करंट जो फ्लो करता है ना, वह एक सर्टेन पोटेंशियल पर ही फ्लो करता है, उससे कम पोटेंशियल पर मेजरेबल करंट फ्लो नहीं करता है। मतलब यह कहना कि करंट जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, यह थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट, अब थायरिस्टर का केस ले लेते हैं। थायरिस्टर में क्या होता है, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा। थायरिस्टर में इसका अपोजिट हो जाता है, करंट तब इंक्रीज कर जाता है जब पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल को इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक, मतलब करंट पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर तो फेल हो जाता है। और हम लोग एक चीज अभी जो तुरंत पढ़े हैं कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वह कंडक्टर गर्म होता जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, और रेसिस्टेंस इंक्रीज करने से उसका करंट डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल तो हम लोग मेंटेन करके रखे होते हैं कांस्टेंट, लेकिन करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहां भी ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं क्या क्या इसके लिमिटेशन है, हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें से जितने भी पॉइंट्स बतलाएंगे, 3-4 पॉइंट्स हम लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओम्स लॉ is not a fundamental law of the nature as it expresses the common behavior of materials under some conditions। तो ओम्स लॉ हमारा नेचर का फंडामेंटल लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मटेरियल के कॉमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है कुछ कंडीशंस पर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, VI ग्राफ must be linear, but in case of diodes, transistors, vacuum tubes, VI graph is not linear। तो ओम्स लॉ कहता है कि VI ग्राफ लीनियर होना चाहिए, लेकिन
अगर डायोड्स की बात करें, ट्रांजिस्टर्स की बात करें, वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें, तो इस सब केस में वी आई ग्राफ लीनियर नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, current should increase only when the potential is increased, but in case of thyristor, current increases when the potential is decreased। तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट तभी बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, जब हम लोग पोटेंशियल को भी इंक्रीज करें। लेकिन थायरिस्टर के केस में क्या होता है, तो यहां पर करंट तब इंक्रीज करता है जब पोटेंशियल को हम लोग डिक्रीज करते हैं। थायरिस्टर के केस में पोटेंशियल तब इंक्रीज करता है, सॉरी, करंट तब इंक्रीज करता है जब हम लोग पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं। मतलब यहां भी ओम्स लॉ कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। नेक्स्ट कितना नंबर होगा? थर्ड के बाद फोर्थ। तो देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या है हमारे लिए। तो फोर्थ नंबर में है मेजरेबल करंट starts flowing only at certain potential। measurable current starts flowing only at certain potential। अब यह भी है, यह आई है, तो यहां से ग्राफ नहीं लेकर के यहां से ग्राफ लेना है। ठीक, मतलब कि अगर पोटेंशियल इससे कम रहेगा तब मेजरेबल करंट फ्लो नहीं होगा। इतना पोटेंशियल पर ही सर्किट में मेजरेबल करंट फ्लो होगा। लेकिन ओम साहब का लॉ क्या है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहां ओरिजिन से। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली, मेजरेबल करंट किसी सर्किट में तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल का एक डिफिनिट वैल्यू हो। उससे कम वैल्यू पर करंट फ्लो करना स्टार्ट सर्किट में नहीं होता है। तो मेजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ओनली एट सर्ट पोटेंशियल। अब नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ, एज current flows
through a conductor due to heating effect of current, temperature of conductor increases, resistance also increases, and current decreases। तो होता क्या है, जैसे जैसे किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता रहता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण, एज करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस जब इंक्रीज होता है तो करंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। यहां देख सकते हैं हम लोग, यह करंट है, यह पोटेंशियल है, ठीक। ग्राफ एंड ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसा ऐसे हो जाता है, करंट डिक्रीज होने लगता है। ऐसा तब होता जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यह स्ट्रेट लाइन तब होता जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, लेकिन हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट के कारण जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर का, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह नहीं पाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यह करंट डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, ऐसे, ठीक। अब हम लोग एटसेट्रा कर देते हैं। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशंस में जो भी पॉइंट्स पढ़े हम लोग, आशा करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे और इसे याद भी रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी को वेक्टर यू से डिनोट करेंगे। अब यह थर्मल वेलोसिटी है क्या, द वेलोसिटी with which free electrons are in random motion inside a conductor at room temperature
called thermal velocity. No flow of current due to this velocity. It is of the order of 10 to the power 5 meter per second to 10 to the power 6 meter per second. Next, the average thermal velocity must be 0. सबसे पहले देख लेते हैं यह थर्मल वेलोसिटी वेक्टर u है क्या। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते रहता है, इधर उधर इधर उधर मूव करते रहता है। जिस वेलोसिटी से वह रेंडमली मूव कर रहा होता है उसी वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहेंगे। याद रहेगा, द वेलोसिटी विथ व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन इनसाइड द कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। तो जी रूम टेम्परेचर पर जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के इनसाइड रैंडम मोशन कर रहे होते हैं उसी मोशन को हम लोग कहते हैं, उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। नो फ्लो ऑफ करेंट ड्यू टू दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के कारण करेंट का फ्लो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वह कंडक्टर के इनसाइड रैंडम मोशन कर रहा होता है, इसी कारण उसका फ्लो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं हो पाता है। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो भी पॉसिबल नहीं है। तो कंडक्टर के इनसाइड जरूर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फ्लो का डायरेक्शन किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं होता है। इसी कारण इस वेलोसिटी के कारण करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसका वैल्यू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड तक होता है। अब सीधा सा बात है कि जब किसी कंडक्टर के इनसाइड ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं और इसका मोशन किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है तो इसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं कि U एवरेज इक्वल्स वेक्टर U1 प्लस वेक्टर U2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर UN अपॉन n इक्वल्स 0। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और चलेंगे एक और VVI टॉपिक की तरफ जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेक्टर VD से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर VD से। अब पहले समझ लेते हैं कि यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं
एक कंडक्टर ले लेते हैं। यह एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के वन एंड को किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और अनदर एंड को किसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से। अब यह भी पॉजिटिव एंड होगा, यह कंडक्टर का नेगेटिव एंड होगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसके कारण, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, जब यह पॉजिटिव है तो यह हायर पोटेंशियल पर होगा, यह नेगेटिव है तो यह लोअर पोटेंशियल पर होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। तो हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। इसका वन एंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जबकि अनदर एंड इसका सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस कंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हम लोग जानते हैं इसमें जो चार्ज कैरियर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यह है फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब यह फ्री इलेक्ट्रॉन, जब यह फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो यह फ्री इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यह तो निगेटिवली चार्ज होता है, तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, अपोजिट। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन होगा इधर, यह है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अपोजिट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, तो क्या यह फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा? नहीं, यह ड्रिफ्ट करने का प्रयास करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से यह फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होगा, ड्रिफ्ट करेगा, उसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी नहीं होता है, यह सभी फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी होता है। सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज जो होता है वेलोसिटी का, वही एवरेज वेलोसिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं हो सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब भी होगा, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी का एवरेज होगा वही एवरेज कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और जिस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगा उसे ही हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले डिफिनेशन नोट कर लेते हैं हम लोग। The average velocity with which free electrons are drifted towards the positive terminal of a conductor called drift velocity। तो द एवरेज वेलोसिटी याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी है।
तो द एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका वैल्यू क्या होता है? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। यह जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका वैल्यू थर्मल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। नेक्स्ट, करेंट फ्लोज ड्यू टू दिस वेलोसिटी। इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, थर्मल वेलोसिटी के कारण करंट फ्लो नहीं करता है। अब चलते हैं किसके तरफ? एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो वही एक्सप्रेशन अब हम लोग देखेंगे। देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले लेट वेक्टर ई क्या है? तो वेक्टर ई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। अब m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by the each free electron। इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by the each free electron क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं सभी इलेक्ट्रॉन पर सेम ही चार्ज होता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन सेम ही इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना हो जाएगा? F इक्वल्स -E। यहां -E क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम लोग जानते हैं नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -E लेना होगा। तो F इक्वल्स -E टाइम्स वेक्टर E। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ईच फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वेक्टर F इक्वल्स -E वेक्टर E। ठीक, यह क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और यह जो माइनस है यही तो रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी जानते हैं। क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स होता है मास टाइम्स एक्सीलरेशन। इसे इक्वेशन 1, इसे 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ma इक्वल्स हो जाएगा -E वेक्टर E। देयरफॉर एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -E वेक्टर E अपॉन m। तो याद रखेंगे कि यह हो गया एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसका एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन सेम ही होगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास सेम होता है। तो चार्ज और मास सेम होने के कारण कंडक्टर के इनसाइड जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
उसका एक्सीलरेशन भी सेम होगा। अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जो कई बार हम लोग 11th से 12th तक यूज कर चुके हैं, और 11th 12th नहीं, उसे तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी यूज किया था। और वह फॉर्मूला है यूजिंग V इक्वल्स U प्लस AT वी गेट। इस इक्वेशन को यूज करना है, V इक्वल्स U प्लस AT को। फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए वेक्टर V1 इक्वल्स वेक्टर U1 प्लस वेक्टर A, और टॉ के बदले हम लोग टॉ1 लेंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम लेंगे हम लोग T नहीं लेकर के टॉ लेंगे। कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, जो कॉमन जो हम लोग टाइम लेते हैं, यूजुअली जो टाइम लेते हैं उसे T से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम ले रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर वही डिफरेंस है, टॉ1 ले लेते हैं। और ए में हम लोग A1 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, सभी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सीलरेशन सेम है। सेकेंड के लिए क्या होगा, सेकेंड फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए U2 प्लस A टॉ2, या स्केलर है इसीलिए इस पर वेक्टर लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, एरो नहीं देंगे हम लोग। थर्ड के लिए क्या होगा, A टॉ3, और nth के लिए, nth फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए Vn इक्वल्स हो जाएगा Un प्लस A टॉ n। तो फर्स्ट के लिए और nth के लिए, ठीक। अब यहां जो V1 है, V2 है, V3 है, Vn है, इस सब का जो एवरेज ले लेंगे वही एवरेज कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। The average of V1, V2, V3 डॉट 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 Vn is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां जो V1 है, V2 है, V3 है, Vn है, इसी का जब हम लोग एवरेज लेंगे तो वही एवरेज कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स क्या हो जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn अपॉन n। तो वेक्टर Vd इक्वल्स हो गया V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn अपॉन n। अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहां जो V1, V2 और Vn है, तो V1 का वैल्यू पुट करना है, V2 का पुट करना है, V3 का पुट करना है। तो अब हम लोग V1, V2, V3, Vn का वैल्यू पुट करेंगे और लास्ट में A के बदले यह वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करना है यह भी देख लेते हैं। Vd इक्वल्स V1 का वैल्यू U1 प्लस A टॉ1, V2 का वैल्यू U2 प्लस वेक्टर A टॉ2 प्लस डॉट 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 Vn का वैल्यू
प्लस वेक्टर ए टॉ एन अपॉन कितना है एन। अब इसमें करते हैं क्या, थोड़ा सा चालाकी करना। चालाकी यह करना है कि सिमिलर टर्म को एक साथ कर देना, u1 u2 un को एक साथ, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस वेक्टर ए टॉ 1 प्लस वेक्टर ए टॉ 2 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर ए टॉ एन अपॉन कर देंगे एन। अब दोनों टर्म्स को सेपरेट कर देते हैं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन एन प्लस इसमें हमें लगता है वेक्टर ए कॉमन हो सकता है, यह हो जाएगा टॉ 1 टॉ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टॉ एन अपॉन हो गया एन। अब यह क्या है, यह एवरेज थर्मल वेलोसिटी है और एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो यह हो जाएगा वेक्टर वी डी इक्वल्स जीरो प्लस वेक्टर ए, और यह जो टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ एन अपॉन एन है, इसके बदले हम लोग पुट कर देंगे ओनली टॉ। अब बतलाते हैं कि यह टॉ है क्या। थोड़ा सा वेट करने के बाद अब ए का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एम टाइम्स टॉ। यही हो गया वीवीआई फॉर्मूला। इसे हम लोग और लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वी डी इक्वल्स हो जाएगा ई अपॉन एम टाइम्स टॉ। इसे याद रखेंगे, यह वेक्टर फॉर्म में है और यह मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अब क्वेश्चन आया है कि यह टॉ है क्या, तो हियर टॉ को कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। अब इस रिलैक्सेशन टाइम को भी जान लेते हैं, या रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है। तो यह हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछेगा ही, इसकी संभावना तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन पूछा जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एक न एक रहता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आ चुके हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम टॉ की ओर। The time interval between the two successive collisions of free electrons, collisions of a free electron inside a conductor is called रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर टाइम छूट गया, इसे लिख लेना चाहिए। तो रिलैक्सेशन टाइम टॉ क्या होती है, तो द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स
of a free electron inside a conductor is called relaxation time. हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वे मूव करते हैं तो कई बार क्या होता है, वह पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर जाते हैं। जैसे यहां पर आके एक बार कोलाइड किए और फिर यहां पर कोलाइड कर गए, तो यह दो कॉलिजन हो गया, इसे सक्सेसिव कॉलिजन कहेंगे। इन सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच जो टाइम इंटरवल होता है उस टाइम इंटरवल को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। याद रहेगा हम लोगों को कि फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उसका जो दो सक्सेसिव कॉलिजन होगा कंडक्टर के इनसाइड पॉजिटिव आयन के साथ, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच जो टाइम इंटरवल होगा उस टाइम इंटरवल को हम लोग कहेंगे क्या, रिलैक्सेशन टाइम। अब क्वेश्चन आता है रिलैक्सेशन टाइम किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। यह जो रिलैक्सेशन टाइम है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो अगर कोई पूछता व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम तो क्या आंसर देंगे, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन inside a conductor is called relaxation time and it depends on nature of material and temperature. Next, it is of the order of approx 10 to the power minus 14 सेकेंड। यह जो रिलैक्सेशन टाइम है इसका ऑर्डर अप्रोक्स 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ, जिसे डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। अब जो यह रिलैक्सेशन टाइम है, इस रिलैक्सेशन टाइम में फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा, जो डिस्टेंस कवर करेगा उसे कहेंगे मीन फ्री पाथ लैम्डा। ठीक, तो कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव collisions is called mean free path। तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस कवर कर लेगा वही डिस्टेंस कहलाएगा मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ इक्वल्स हो जाता है इक्वल्स थर्मल वेलोसिटी टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स होता है ना स्पीड इनटू टाइम, तो मीन फ्री पाथ इक्वल्स हो जाता है थर्मल वेलोसिटी टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम। तो लैम्डा इक्वल्स यू टाइम्स टॉ। ठीक, यहां एवरेज थर्मल वेलोसिटी नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच जो डिस्टेंस कवर करता है उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो वन इलेक्ट्रॉन का तो थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, इसलिए यहां यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो लैम्डा इक्वल्स यू टाइम्स टॉ। तो आज का क्लास हम लोग
यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए। बाय।